तो वही वाला एग्जाम्पल करते हैं, है ना, जो पहले अभी हमने किया था। उसी एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस चार्ज पता करना है। तो फाइंड चार्ज stored on the capacitor at time t if it is initially uncharged। तो अनचार्ज होगा, कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर हमने कोई स्विच क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ से करंट जो है वो जा रहा है I1 और कैपेसिटर से करंट जाएगा I और इस रजिस्टर से होकर के जाएगा फिर I1 माइनस I। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, एक तो इस लूप में और एक इस लूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो है ये मान लेते हैं कि लूप 1 है, इसमें अप्लाई करेंगे। तो बाय किरचॉफ्स लॉ इन लूप 1 शुरू करते हैं कहीं से, मान लेते हैं शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, तो 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो 0 माइनस I1 माइनस I इंटू R, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा प्लस E, फिर इस रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो आएगा माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा E प्लस आई आर इज इक्वल टू 2I1R, यानी कि I1 का वैल्यू होगा E प्लस आई आर डिवाइडेड बाई 2R। तो यहाँ से I1 आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लूप में, इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। बाई किरचॉफ्स लॉ इन सेकेंड लूप। तो इस लूप में हम घूमेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा बाई IR। तो लिखेंगे 0 माइनस IR, और उस इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि इस पर चार्ज जो है कैपेसिटर पर Q आया है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे बाई Q बाई C से, है ना। अब आ गए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन इससे जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, इस रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I इंटू R, और ये फिर से 0 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये देखा जा सकता है कि I1R इज इक्वल टू आएगा 2IR प्लस Q बाई C। I1 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में से, यहाँ से I1 का वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो ये आएगा E प्लस IR बाई 2R। ये I1 का वैल्यू आया था, इंटू R कर देंगे तो ये हो गया 2IR प्लस Q बाई C। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो एक R यहाँ से और एक R यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचेगा E बाई 2 प्लस IR बाई 2 इज इक्वल टू 2IR प्लस Q बाई C, यानी E बाई 2
माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 3/2 IR, है ना। तो यहाँ पर अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा CE माइनस 2Q/2C 3/2 I को लिख सकते हैं dQ/dt। ये ध्यान रखना है कि I करंट हमेशा कहाँ का लेना है, ये कैपेसिटर का करंट है। तो कैपेसिटर से जो भी करंट जाएगा उसी को हम लोग सिर्फ dQ/dt लिख सकते हैं। हम जो है I1 को dQ/dt नहीं लिख सकते, सिर्फ I को ही dQ/dt लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि इनका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए Q वाले सारे टर्म एक साइड में लाएंगे, उधर आ जाएगा। ये देखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एक R है यहाँ पर, है ना। तो ये आया 3RC इंटू 1/dt, ये हो जाएगा dt/3RC हो जाएगा, है ना, dt/3RC। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम 0 तो चार्ज भी 0, जब टाइम t तो चार्ज q। ठीक, तो इसको नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट करते हैं। ये जो वैल्यू है dq डिवाइडेड बाई CE माइनस 2Q और इधर आया है dt/3RC। ठीक है, उसको हमने वापस यहाँ पर लिख दिया 0 to Q। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा लॉग में log CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई माइनस 2 0 to Q इज इक्वल टू, इधर तो आ जाएगा 3/t/3RC, है ना। तो ये -2 को साइड में ले जाएंगे और इधर लिमिट रखेंगे तो आएगा log CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई CE इज इक्वल टू, -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2t/3RC। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस 2Q/CE इज इक्वल टू e⁻²t/3RC। यानी इसमें से अगर Q का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा CE/2 1 माइनस e⁻²t/3RC, है ना। तो ये आ गया चार्ज स्टोर्ड एट टाइम t। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया कि हमने इंटीग्रेशन लगाया, सारे इक्वेशन सोल्व किए और तब जाकर के चार्ज निकाला। ये काफ़ी लेंदी मेथड है ना, काफ़ी लेंदी मेथड है। इसमें चाहे तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, करंट थ्रू कैपेसिटर I इज इक्वल टू dQ/dt, है ना। तो ये हो जाएगा CE/2, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3RC इंटू 2 e⁻²t/3RC। तो इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक C और C भी कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आया e/3R इंटू e⁻²t/3RC। ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया।
ठीक, तो ये हमने काफ़ी लेंदी मेथड से सोल्व किया। अब हम लोग शॉर्टकट वाला मेथड सीखेंगे। शॉर्टकट मेथड वाले से इनकी वैल्यू निकालते हैं। उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, फिर उस कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक, और फिर इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग सीख रहे हैं अल्टरनेट मेथड, और इसको शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं, जो कि जल्दी सोल्व हो जाएगा इससे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये बैटरी है E, ये है R, ये R और ये R और ये C। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हमें इसमें निकालना होगा Q मैक्सिमम। Q मैक्सिमम क्या हो गया? स्टेडी स्टेट चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, स्टेडी स्टेट चार्ज का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो जैसा कि हम लोग t जानते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इस कैपेसिटर से होकर के कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, है ना। करंट सिर्फ जा रहा होगा इस रूट में। ठीक है, तो इस रूट में करंट जा रहा होगा, मान लेते हैं कि I करंट जा रहा है, तो इस I का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस काम कर रहे होंगे, वो तीसरा रेजिस्टेंस जो है ये वाला, ये काम नहीं कर रहा होगा। काम नहीं करने का मतलब उसे कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक, और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए इतना करंट जाएगा। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू R। I का वैल्यू यहाँ से रखेंगे E/2R इंटू R, यानी कि E/2। ठीक है, ये भी जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला ये स्टेडी स्टेट में निकाला है। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पर भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से करंट है 0, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं इस रजिस्टर पर, तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर पर है। और अगर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो यहाँ मैक्स चार्ज कितना स्टोर होगा हम बता सकते हैं स्टेडी स्टेट में। सो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू स्टेडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस है E/2, यानी CE/2, इतना चार्ज इस पर स्टोर होगा। ठीक, अभी हमने इस केस में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया था थोड़ा देर पहले। तो जो टाइम कांस्टेंट आया था वो आया था 3RC/2। ठीक, और हमने कहा था कि इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालना हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, Q मैक्सिमम इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/τ। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने टाइम कांस्टेंट निकाला था। देखेंगे यहाँ पर यही सर्किट था, हमने टाइम कांस्टेंट निकाला, यहाँ पर ये सर्किट है। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आया है 3RC/2। ठीक, और कहा था कि इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालना हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए, Q मैक्सिमम इंटू 1 माइनस e⁻⁻t टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार इस फॉर्मूले को फिर से देख लें, Q मैक्सिमम चार्ज इन स्टेडी स्टेट,
और ये टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें पता हो तो चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी यूज करेंगे, देखेंगे वही फॉर्मूला हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अभी Q मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया, वो आया है CE/2। तो यहाँ पर CE/2 रख देते हैं, CE/2 1 माइनस ई पावर माइनस टी, और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ हमने कैलकुलेट किया है पहले से, तो ये आएगा 3RC/2, ठीक है। तो ये जो चार्ज आया फाइनली किसी टाइम t पर, वो लिख सकते हैं C/2 1 माइनस ई पावर माइनस 2t/3RC। तो ये हमने शॉर्टकट वाले तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि चार्ज इतना आएगा, और एग्जैक्टली इतना ही चार्ज आया था जब हमने बड़े बड़े इक्वेशन सोल्व करके कैलकुलेट किए थे। अब देखेंगे यहाँ पर हमने इतना बड़ा इंटीग्रेशन किया था ये, और इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू निकाला यहाँ पर, ये है Q मैक्सिमम जो अभी अपना आया था, और ये जो आया है ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने अभी डायरेक्ट निकाला, और वहाँ से देखेंगे ये जो इक्वेशन हमने इंटीग्रेशन से डिराइव किया था, इसमें भी ये आया है Q मैक्सिमम, ये C/2 आया था 1 माइनस ई पावर माइनस ये t है, और टाइम कांस्टेंट का वैल्यू है 3RC/2, ये टाइम कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन से यही आया था, और अभी हमने शॉर्टकट मेथड से भी यही कैलकुलेट किया, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए जो तरीका बताया था, वो बताया था Q मैक्सिमम बाई टाइम कांस्टेंट ई पावर माइनस t/τ। तो Q मैक्सिमम अपना आया है CE/2, और टाइम कांस्टेंट आया है 3RC/2 इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट। तो देखेंगे यहाँ से कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से कैंसिल होंगे? तो एक C कैंसिल होगा और एक 2 कैंसिल होगा, है ना। तो ये फाइनली करंट का वैल्यू आया E/3R इंटू माइनस 2t/3RC, ठीक है। इतना इंस्टेंटेनियस करंट आया अपने शॉर्टकट वाले मेथड से, ठीक है। इंटीग्रेशन वाले मेथड्स में भी हमने निकाला था तो यही आया था। ये देखेंगे इंटीग्रेशन करके हमने पूरा इक्वेशन सोल्व करके हमने निकाला था इंस्टेंटेनियस चार्ज, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो यही आया था। ये हो गया E/3R और e पावर माइनस 2t/τ। तो ये एक तरीका है जो हमें जानना चाहिए, इससे जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे बैटरीज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहिए, ठीक। तो रिप्लेस करके सर्किट को बनाते हैं। सर्किट जो है ये अपना कुछ ऐसा दिखेगा। एक कैपेसिटर है और इस लाइन में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, ठीक। ये जो बैटरी था इसको हमने वायर से प्लेस कर दिया। ये रेजिस्टेंस अभी बचा रहेगा। यहाँ पर एक बैटरी है तो बैटरी हटाएंगे और उसके बदले में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया गया है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग R रखेंगे। इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी R, ठीक। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है
और एक रेजिस्टेंस बीच में है। ठीक, इनमें से इसका रेजिस्टेंस है R, इसका है 2R और इसका भी है 2R, ये कैपेसिटर है। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इनका पोटेंशियल इक्वल है ना, यानी इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह से ये जो रेजिस्टर है यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं कि तब ऐसा होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, ऐसे एक वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ वायर जुड़ा है, तो ये R और ये 2R पैरेलल में हो जाएंगे, है ना, फिर ये 2R भी पैरेलल में हो जाएगा, तो ये 2R और यार तीनों पैरेलल में हो गए। देखेंगे इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों का पोटेंशियल इक्वल है ना। तो इसका जो हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिगर बनाएं तो कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है ना, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और तो इनका जो रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस हमें बताया गया है, इसका है R, इसका है 2R, और जो तीसरा वाला रेजिस्टेंस है इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देते हैं और कैपेसिटर को यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी 2R है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, ये कैपेसिटर है, तो ये 2R मिल करके हो जाएगा R और R मिल करके हो जाएगा R/2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2। तो जो टाइम कांस्टेंट है वो होना चाहिए R इक्विवेलेंट इंटू C, यानी RC/2। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया RC/2। तो यहाँ पर एक सर्किट बनाया गया है, जिस सर्किट में दो कैपेसिटर दिखाए गए हैं। एक कैपेसिटर जो है अनचार्ज्ड है और दूसरे वाले पर चार्ज दिया गया है। टोटल चार्ज है इस पर 2Ce, है ना, नीचे वाला प्लेट प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाले पर नेगेटिव चार्ज है, साथ में एक रेजिस्टर है और एक बैटरी है, और ये जो स्विच है ये अभी ओपन है। ठीक है, तो इनिशियली ये अनचार्ज्ड है ऊपर वाला कैपेसिटर, और इस पर चार्ज दिया गया है। ठीक है, इफ switch is closed at t is equal to 0, find charge on each capacitor as function of टाइम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट हो गया, ऊपर वाला जो सर्किट है यह है t इज इक्वल टू 0 पर, और नीचे एक सर्किट हमने बनाया है, ये मान लेते हैं कि जो सर्किट है टाइम t पर बनाया गया है। तो टाइम t पर एट टाइम t, ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C, इसका भी कैपेसिटेंस है C, इसका EMF था E और रेजिस्टेंस R, इस पर चार्ज हमें दिया गया था 2Ce और इधर चार्ज था -2Ce। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर इस डायरेक्शन में Q चार्ज फ्लो किया है, तो Q चार्ज फ्लो करेगा तो इस कैपेसिटर पर इधर आएगा +Q और इधर आएगा -Q। ठीक, उसमें से इस पर +Q है ना, इस पर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि चार्ज इधर से आ रहा है, तो पहले जो प्लेट पड़ेगा उस पर चार्ज बढ़ेगा और दूसरे वाले प्लेट से निकल करके इधर की तरफ जाएगा, तो इसमें से चार्ज Q कम हो जाएगा।
ठीक। अब ऐसा कह सकते हैं, मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक। तो इस पूरे लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए किरचॉफ लॉ लगाएं बाई लूप लॉ, किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं पोटेंशियल है 0, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 0 होगा। इसको जैसे बैटरी को क्रॉस करेंगे तो बढ़ जाएगा पोटेंशियल, ठीक। अब यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा। जैसे इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा बाई अमाउंट Q बाई C, ठीक। यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा, लेकिन जब रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो फिर कम होगा बाई अमाउंट I इंटू R, ठीक। उसके बाद यहाँ आ गए। अब यहाँ से जब इधर चलेंगे तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि जो प्लेट पहले पड़ता है इसको माना जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे और इस कैपेसिटर पर यही चार्ज मानेंगे, ठीक है। तब ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा तो इधर निगेटिव चार्ज, यानी यहाँ से इधर आने पर घटेगा पोटेंशियल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस चार्ज है माइनस 2CE प्लस Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C, है ना, चार्ज बाई C ये होना चाहिए। और ये सब मिला करके होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का 0 है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा E माइनस Q बाई C माइनस IR, और ये हो जाएगा प्लस 2E फिर माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इधर तो हो गया 3E और Q बाई C ऐड करेंगे तो आएगा 2Q बाई C प्लस I इंटू R, ठीक। अब 3E माइनस 2Q बाई C को इधर लाएंगे और IR उधर ही रहने देंगे। अब अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई CR, और I जो है उसको लिख सकते हैं dQ बाई dt, है ना, क्योंकि इस पर Q चार्ज बढ़ रहा है तो जिस रेट से बढ़ रहा होगा वही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर इनको रीअरेंज करें टर्म्स को तो इधर आएगा dQ डिवाइडेड बाई 3CE माइनस 2Q इज इक्वल टू dt बाई RC, और इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अब तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, जब टाइम 0 था तो इस ऊपर वाले कैपेसिटर पर चार्ज था 0, है ना, तो चार्ज भी 0 रखेंगे, और जब टाइम t हुआ तो उस पर चार्ज हो गया Q। तो इंटीग्रेशन से ये जो आएगा ये आएगा log 3CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई माइनस 2, है ना, लिमिट रखेंगे 0 से Q इज इक्वल टू T बाई RC, ठीक। अब लिमिट रखने पर जो आएगा, इस माइनस 2 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 2T बाई RC 2T बाई RC हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 0 रखने पर आएगा 3CE, है ना, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे आएगा ऐसा। उस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं 3CE माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 3CE log, इधर आया था 2T बाई RC निगेटिव में आया था, हम लोग आप एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर चूंकि ये -2 है
ये देखेंगे -2 है, उधर जाएगा तो यहाँ पर -2 आना चाहिए। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, तो ये आएगा, है ना। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3CE - 2Q डिवाइडेड बाई 3CE इज इक्वल टू e पावर -2t बाई RC। तो 1 - 2Q बाई 3CE इज इक्वल टू e पावर -2t बाई RC, यानी यहाँ से Q का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 3CE बाई 2 1 - e पावर -2t बाई RC। तो ये चार्ज हो गया ऊपर वाले कैपेसिटर पर, है ना। ऊपर वाले कैपेसिटर पर इतना चार्ज हो गया, एंड चार्ज ऑन अदर कैपेसिटर Q डैश इज इक्वल टू 2CE माइनस Q। आप देखेंगे कि जो फिगर बनाया था हमने, एक्चुअली में इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जो था वो ये था, है ना। तो मतलब कि ये चार्ज जो है ज़्यादा है, शुरू में 2CE ज़्यादा है Q से, तो इस तरह से इसको पॉजिटिव प्लेट माना जाएगा। तो किसी टाइम t पर इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा वो निकाल लेंगे, उसका जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे वाले प्लेट पर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर जो चार्ज आएगा उसको लिखेंगे 2CE माइनस Q। 2CE माइनस Q का जो वैल्यू अभी हमने डिराइव किया 3CE बाई 2 1 माइनस e पावर -2t बाई RC, है ना, जो कि फाइनली आ जाएगा CE बाई 2 1 प्लस e पावर 3 इंटू e पावर -2t बाई RC। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया दूसरे वाले प्लेट पर, है ना, दूसरे वाले कैपेसिटर पर, और ये वाला जो चार्ज आया था ये पहले वाले कैपेसिटर पर जो पहले से अनचार्ज था। ठीक, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक कैपेसिटर दिया गया है और एक बैटरी है, बाकी 3 रेजिस्टेंस हैं। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें पता करना है कि इस कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होगा। वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज, on the capacitor। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि करंट फ्लो का डायरेक्शन पहले डिसाइड करेंगे। तो ये जो बैटरी है इससे करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो जो भी करंट फ्लो करेगा, करंट ऐसा रूट खोजता है स्टेडी स्टेट में जिस रूट में कोई भी कैपेसिटर नहीं हो। तो एक रूट ऐसा है जिसमें कि कोई भी कैपेसिटर नहीं है, है ना, इस रूट में करंट फ्लो कर सकता है। और कैपेसिटर वाले रूट में जो करंट है यहाँ पर जो है यह है 0। इस रूट में मान लेते हैं करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक, तो करंट I का जो वैल्यू आएगा, करंट I थ्रू द बैटरी। तो बैटरी से अगर करंट निकालना हो तो इसकी वैल्यू आएगी बैटरी का EMF E डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट, जो कि आएगा R2 प्लस R। आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में होंगे, दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है। अब इतना I करंट है
तो R2 जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, the resistance R2 is equal to V is equal to I into R2, है ना। इस फिगर में देखेंगे चूंकि यहाँ करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I R2, और I का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो वैल्यू आएगा यह आएगा E बाई R2 प्लस R इंटू R2, ठीक है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब देखेंगे कि चूंकि यहाँ तो करंट जा नहीं रहा, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस, है ना, ये जो रेजिस्टर है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 0 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो जो सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट इन स्टेडी स्टेट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है और जो रेजिस्टर R1 है वहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। तो उस रेजिस्टेंस को हटाया जा सकता है, उसको एक वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये बैटरी है अपनी, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा केस बन रहा होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये R2 और ये कैपेसिटर, तो यहाँ से I करंट जा रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कैपेसिटर पर, तो चार्ज भी निकाल सकते हैं। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू V, मीन्स C इंटू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, ठीक है। तो इतना चार्ज अभी कैपेसिटर पर स्टोर हो गया होगा, और ये स्टेडी स्टेट चार्ज है, मतलब कि फाइनल चार्ज है, जो कि मैक्सिमम भी कह सकते हैं अभी के लिए। इस गिवन कंडीशन में ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो जब भी स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो रूट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्टली कैपेसिटर के पास हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया। तो हर बार स्टेडी स्टेट में हमें ऐसा ही करना होगा। जब भी किसी कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो इनडायरेक्टली वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने किया, ठीक। और जब पोटेंशियल डिफरेंस V निकल जाएगा तो चार्ज चाहे एनर्जी सब कुछ निकालना आसान है। Q इज इक्वल टू C इंटू V कर देंगे, C पता होगा, और एनर्जी निकालना हो तो हाफ CV स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें कि ये सीखेंगे कि कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसका जो चार्ज है वो धीरे धीरे कैसे गायब होता है ना। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर एक फिगर बनाया हमने, और इसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, ठीक है, और एक स्विच है। स्विच को जब ऑन करेंगे तो इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है यहाँ से
चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, ठीक। और पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकलेगा और इस रेजिस्टर से होते हुए इस निगेटिव प्लेट पर जाकर के न्यूट्रलाइज होने लगेगा, है ना। और कुछ देर बाद ये सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, चार्ज हो जाएगा ख़त्म, और इसको कहा जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो ऊपर जो सर्किट बनाया है ये मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर है ना। ये सर्किट है एट t इज इक्वल टू 0, और नीचे हमने एक सर्किट बनाया है जब स्विच ऑन करने के t टाइम बाद, एट टाइम t, है ना। लेट स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज किया और ये टाइम t पर है। तो इसमें क्या होगा कि इस कैपेसिटर से चार्ज धीरे धीरे जाने लगेगा। ये कैपेसिटर C है और रेजिस्टर R है। तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा मान लें कि इस पर चार्ज स्मॉल q बचा है, अभी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है अभी। तो इस लूप के अंदर हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाय लूप लॉ एट टाइम t। किसी टाइम t पर इस लूप में घूमेंगे। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो 0, या ऐसे कर लेते हैं, लूप लॉ की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर है और जो रेजिस्टर है दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं Q बाई C इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। अब ये हो गया, तो Q बाई C इज इक्वल टू I को लिखा जा सकता है माइनस dQ बाई dt इंटू R। माइनस इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो डिक्रीज होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेशन करेंगे, dQ बाई Q इज इक्वल टू माइनस dt बाई RC। इसको इंटीग्रेशन करेंगे कि t टाइम में कितना डिस्चार्ज होगा, कितना चार्ज बचा रहेगा। तो जब टाइम 0 है तो चार्ज था इस पर Q, और जब टाइम t हुआ तो चार्ज हो गया स्मॉल q, ठीक। तो इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आएगा log q, और लिमिट रखेंगे कैपिटल Q से Q, माइनस इधर आ जाएगा t बाई RC। तो लिमिट रखने से आएगा Q बाई Q इज इक्वल टू माइनस t बाई RC, ठीक। तो Q बाई Q इज इक्वल टू e पावर माइनस t बाई RC आएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू Q इंटू e पावर माइनस t बाई RC, जहाँ पर RC हमें पहले से पता है कि ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस चार्ज, तो चार्ज जो है इस पर Q है किसी टाइम t पर, और इधर है टाइम। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा चार्ज, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। इनफाइनाइट टाइम पर जाकर के चार्ज हो जाएगा 0, है ना। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 हो रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम चार्ज इस पर था Q। अब हम पता करेंगे कि एक टाइम कांस्टेंट बाद कितना चार्ज बचा होगा। एट t इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू RC, Q इज इक्वल टू Q e पावर माइनस टाउ बाई टाउ, यानी कि Q बाई E। ये हो जाएगा 0.37 इंटू Q।
तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37% चार्ज जो है वो बचा होगा, है ना। ये हो गया 0.37 ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक, तो एक रिजल्ट हम लोग याद रख सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो चूंकि 0.37% बचा है यानी 63% डिस्चार्ज हो गया, है ना। ये कहेंगे इन वन टाइम कांस्टेंट, इन वन टाइम कांस्टेंट 63% डिस्चार्जिंग अकर्स। ठीक है, और अगर चार्जिंग का याद करें तो वो भी ऐसा ही था। उसमें क्या था, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्ज है वो मैक्सिमम का 63% हो गया था। तो कह सकते हैं इन वन टाइम कांस्टेंट 63% चार्जिंग अकर्स। तो जब चार्ज कर रहे होंगे तो 63% चार्ज आएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, और जब डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी 37% बचा रहेगा। तो ये रिजल्ट जो है वो याद रखना चाहिए, क्योंकि याद करने में भी आसान है। 63% मतलब जो भी होना हो, चार्जिंग होना हो तो 63% एक टाइम कांस्टेंट में, और डिस्चार्जिंग होना है तो भी 63% एक टाइम कांस्टेंट में, है ना। तो इसको याद रखेंगे। और ये तो आ गया चार्ज। अब हम लोग निकालेंगे कि करंट कितना फ्लो करेगा। करंट इन द सर्किट, तो करंट जो होगा I, इसको हमने अभी लिखा था -dq/dt। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये इक्वेशन था -t/RC, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो Q तो कांस्टेंट है, यह आएगा e⁻−t/RC इंटू -1/RC। ठीक, तो ये हो गया Q/RC e⁻−t/RC। ठीक है, अब ये जो करंट है ये वाला, इसको लिखा जा सकता है, ये मैक्सिमम करंट है I0 -t/τ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, where I0 is equal to Q/RC is maximum current through the capacitor, तो अगर इसका भी करंट का भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है ये भी बिल्कुल चार्ज जैसा ही इक्वेशन आया है। तो करंट वर्सेस टाइम जो ग्राफ आएगा ये देखने में भी वैसा ही होगा जैसा कि डिस्चार्जिंग वाला चार्ज का ग्राफ था, है ना। ये हो गया मैक्सिमम करंट I0। और फिर उसी तरीके से कह सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट है वो डिक्रीज होकर के 37% रह जाएगा, यानी 63% से कम हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया करंट। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q/C, है ना, चार्ज Q/C।
ठीक है। तो Q का जो वैल्यू अभी हमने डिराइव किया था वो ये आया था, तो इसको हम लोग लिखेंगे Q/C इंटू ई पावर माइनस T/RC। तो इस इक्वेशन को अगर लिखें Q/C इंटू ई पावर माइनस T/RC, है ना, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V0 ई पावर माइनस T/RC, ठीक है, वेयर V0 इज इक्वल टू Q/C इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। तो इस तरह से पोटेंशियल भी देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली ये भी डिक्रीज हो रहा है, नहीं। तो अगर इसका भी ग्राफ प्लॉट करके हम देखेंगे तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस टाइम जो ग्राफ है, जैसा चार्ज का आया वैसा ही करंट का आया और वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस का आएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है V0 और ये डिक्रीज होता रहेगा एक्सपोनेंशियली, और एक टाइम कांस्टेंट में, चूंकि इक्वेशन वैसा ही है तो इसको बोल सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में 37% जो है वो रह जाएगा, 0.37 ऑफ V0, है ना।